Hello students and welcome to today's biology class. तो previous class में हम discuss कर रहे थे about the different kinds of restriction endonuclease restriction enzymes and today we'll discuss about another factor of recombinant DNA technology that is going to be uh, about your cloning vectors. But before going into cloning vectors एक छोटा सा review कर लेते हैं. एक टॉपिक रह गया था वो प्रीवियस वीडियो में, वो है आपका सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. आई जस्ट क्विकली रन थ्रू दिस. तो आप इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए. यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक डाउन द नोट्स. ना जैसे ही हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को काटते हैं तो वी हैव टू आइसोलेट आवर डिजायर्ड डीएनए. देखिए, जब आप डीएनए को काटते हो तो डीएनए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में टूट जाएगा. इट विल ब्रेक डाउन इनटू मेनी स्मॉल सेगमेंट्स. ठीक है. नाउ out of those segments you have to identify and separate your own segment. Like take the example, अगर ये DNA इतने लेंथ का था and by use of restriction endonuclease you have cut it into second sequences like this. ठीक है. तो आपका जो DNA है सपोज ये वाला है. if this is your DNA here, now this part you have to isolate and separate, and that for that process we use gel electrophoresis. Okay, so let us see what this technique is. Basically the DNA cut fragments are separated by use of the technique called as gel electrophoresis. Technique को बोला था gel electrophoresis. The DNA segments are separated on agarose gel under electric field as DNA is negatively charged and will move to the positively charged electrodes. तो ये वाला टेक्निक तो हमने पहले भी देखा है. मैं जस्ट रिव्यू कर दे रहा हूँ आपके लिए कि आपका जो जेल बनाया जाता है, एगारोस जेल बनाया जाता है, तो उसको हम एक बफर सॉल्यूशन में डालते हैं और दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड. एंड वी नो कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड एज ए रिजल्ट द डीएनए फ्रेगमेंट्स विल स्टार्ट टू सेपरेट. और कैसे सेपरेट करेंगे? दे विल सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज. दैट इज द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विल माइग्रेट फार्दर एंड द लार्जर फ्रेगमेंट्स विल माइग्रेट लेसर. तो ये हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते टाइम देखे थे. जब डीएनए प्रोफाइल हम लोग बना रहे थे तो इसी टाइप का एक प्रोसेस था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने उसको किया था. तो जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो ज्यादा दूर माइग्रेट नहीं करेंगे, पास ही रह जाएंगे, और जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत दूर माइग्रेट कर जाएंगे. तो बेस्ड ऑन दैट इनका एक पैटर्न फॉर्म होता है वेयर दे आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. ठीक है. Now once they are separated we have to visualize them, क्योंकि डीएनए बहुत छोटा होता है, उसको तो आप देख नहीं सकते हो नेकेड आई से, तो उसको विजुअलाइज करेंगे. कैसे करेंगे विजुअलाइज? by use of a stain called as ethidium bromide, ETBR. ethidium bromide एक specific type का chemical substance है which actually binds to the DNA molecule, and on exposure with UV light it will appear as bright orange bands. तो आप लोग उसको देख सकते हो. सो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो जेल आपने सेपरेट किया है उसको इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग स्टेन कर देंगे पहले. उसके बाद उस पे हम लोग यूवी लाइट डाल देंगे. तो यूवी लाइट डालते ही आप देखोगे जहां जहां पे डीएनए है वो ब्राइट ऑरेंज कलर से ग्लो करने लगेगा. Now the desired segment of DNA can be cut from the gel and that can be used for rDNA. This process is called as elution. तो आप जब देख लेते हो कि आपका डीएनए कहाँ कहाँ पे है और कैसे डिवाइड हुआ है, यू नो द साइज ऑफ योर डीएनए, राइट? हम जो डीएनए आइसोलेट करना चाहते हैं हमको उसका सीक्वेंस पता होता है, हमको उसका साइज पता होता है. तो बेस्ड ऑन द साइज हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि कौन से बैंड में हमारा डीएनए रहेगा इन ए प्रोफाइल, जेल प्रोफाइल. वहां से हम उस डीएनए को रिमूव कर सकते हैं. वी कैन रिमूव दैट डिजायर्ड डीएनए एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन. यू हैव टू जस्ट कट आउट द जेल. कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है. जेल के जिस पॉइंट पे आपका डीएनए उस पीस को आप कट आउट करोगे और उससे आप डीएनए आइसोलेट कर लोगे. ठीक है. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए. नाउ मूविंग ऑन टू द रियल टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे. जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो है क्लोनिंग वेक्टर्स, the second requirement for your rDNA technology. Now cloning vectors are small pieces of DNA which are taken from any organism into which the foreign DNA fragment can be inserted for cloning purpose. तो ये वो छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं अपना डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट करने के लिए एंड टू ट्रांसफर इट टू ए रिकॉम्बिनेंट होस्ट. रिकॉम्बिनेंट होस्ट को ट्रांसफर करने के लिए बनाने के लिए हम जब ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोला जाता है क्लोनिंग वेक्टर्स. दे आर कॉल्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स. ठीक है.
और हमने पहले देखा है प्लाज्मिड है, लैम्ब्डा फेज है, ऑल दीज आर क्लोनिंग वेक्टर्स। नाउ बेसिकली दो टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, एक होता है आपका प्लाज्मिड, दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज। नाउ बैक्टीरियोफेज मींस दीज आर द वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। They have the capability to replicate within the bacterial cell independently of the chromosomal DNA। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं, वो प्लाज्मिड हो या फिर बैक्टीरियोफेज हो, इनका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने होस्ट डीएनए के, अपने होस्ट सेल के अंदर, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। तो अगर आप किसी बैक्टीरिया में इस वेक्टर को डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप रेप्लिकेट करेगा, जितना बार सेल डिवाइड करेगा उतना बार आपका रेप्लिकेशन भी होगा ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। ओके, now their best known vectors are plasmid vectors। now plasmid vectors बहुत common होते हैं, they are isolated from bacteria like E. coli and you'll find कि ये सबसे अच्छे होते हैं। reason is they're easy to isolate, they're easy to incorporate, besides that they do not cause any kind of disease। अब जब बैक्टीरियोफेज हम लोग ले रहे हैं, बैक्टीरियोफेज का डीएनए एक वेक्टर की तरह ले रहे हैं, चांसेस आर देयर कि इट माइट कॉज इन्फेक्शन, तो इसीलिए बैक्टीरियोफेज थोड़ा रिस्की होता है। बट प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरिया और द prokaryotes is very very common। it's you can say कि that is the most efficient kind of vectors that we have, ठीक है। but besides that हम artificial vectors भी use करते हैं। the most common artificial vector is PBr322। this was first developed by Bolivar and Rodriguez from E. coli plasmid at Harvard Boyer Laboratory, University of California, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड है PBr322, इसका नाम किस तरह पड़ा? लाइक P मतलब प्लाज्मिड, B stands for Bolivar, the scientist who discovered it, and R for Rodriguez। तो B and R are the initials of the two scientists who developed this। और P मतलब प्लाज्मिड, 322 is the number of the plasmid, ठीक है। एक्चुअली व्हाट दे डिड कि उन्होंने बहुत सारे प्लाज्मिड्स क्रिएट किए थे, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड क्रिएट किए थे, टेकिंग प्लाज्मिड फ्रॉम इकोलाई। इकोलाई का प्लाज्मिड लिया, उसको थोड़ा मैनिपुलेट किया अपने हिसाब से, अपना एक एक आपने वेक्टर बना लिया, क्लोनिंग वेक्टर, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। तो उनमें से बहुत सारे वैसे उन्होंने बनाया था। एंड 322 इज अ नंबर, कौन सा नंबर का वो प्लाज्मिड था, दैट इज अ नंबर। नाउ आउट ऑफ ऑल ऑफ इट दिस वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। बहुत सारा उन्होंने बनाया लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा PBr322। ओके, P for plasmid, B Bolivar, R Rodriguez, the two scientists, 322 the number of the plasmid। now this is how your PBr322 will look like। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक origin of replication है, it can replicate। फिर इसमें बहुत सारे क्लोनिंग साइट्स हैं, आप लोग देख सकते हो। these are the points where you can cut the DNA by use of restriction endonucleases like BAMH1, SEL1, HIN3, ECOR1, PVU1, PST1। at the same time इसमें दो आपके मार्कर जीन्स भी हैं, that is ampicillin resistant gene and the tetracycline resistant gene। these are the two marker genes। now what role these marker genes have we will discuss in the upcoming topics। so this is your PBr322 which was made from a plasmid isolated from E. coli, Escherichia coli। now these are the two scientists who made। तो ये उनके लैब का पिक्चर है, Bolivar and Rodriguez in the lab where they developed this specific plasmid PBr322। okay, now let's move on। there are certain features that a cloning vector should possess। तो जब हम लोग क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं तो इसका काम है कि वो डिलीवर करेगा हमारा डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप लोग वेक्टर लोगे उसको क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। देयर आर सर्टेन फीचर्स दैट दिस क्लोनिंग वेक्टर शुड पोसेस, without them they will not be called as efficient cloning vectors। now what are those criterias? सबसे पहला origin of replication। now see students, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका origin of replication नहीं होगा क्लोनिंग वेक्टर में तो वो होस्ट सेल में डालने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, it will not be able to make its copies and it will not be able to proliferate। so that becomes a very big issue कि उसका एक origin of replication होना चाहिए। तो इससे पहले स्लाइड में हमने जो PBr322 देखा उसमें भी हमने देखा था कि एक origin of replication था, ठीक है। this is the sequence from where the replication starts and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। it also controls the copy number of the linked DNA। copy number मतलब कितने कॉपीज का है वो। आप अगर एक प्लाज्मिड में कोई जीन डाल रहे हो तो इज इट लाइक कि एक ही जीन का कॉपी है, कि उसी जीन का 4-5 कॉपी आप डाल रहे हो, या फिर
8-10 कॉपी डाल रहे हो, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द जीन दैट यू आर इंसर्टिंग एंड इट कैन रेप्लिकेट, उसको बोला जाता है कॉपी नंबर। तो कितना कॉपी नंबर है उसको भी वो कंट्रोल करता है, कौन? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है सिलेक्टेबल मार्कर का। सिलेक्टेबल मार्कर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। नाउ दिस टू सिलेक्टेबल मार्कर्स दे हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि आप जो डीएनए डाले हो वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सो हाउ इज इट डन एक्चुअली, कैसे किया जाता है? It helps to select the host cell which contains the vector transformants and eliminate the non-transformant. ठीक है, transformation is defined as the procedure by which a piece of DNA is introduced into the bacterial host cell. The gene encoding resistant antibiotics such as ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, and kanamycin, etc., are suitable selectable markers. E. coli does not carry any resistance against these antibiotic genes. तो नॉर्मली क्या होता है इकोलाई में, ये जो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स आर यूज टू किल बैक्टीरिया, राइट? इकोलाई भी एक बैक्टीरिया है। तो अगर आप इकोलाई को इन किसी भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक में डाल दोगे वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पास इसको रेजिस्ट करने का जीन नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन मॉडिफाई सर्टेन जीन्स within the plasmid of the E. coli which can act as resistance to either of these antibiotics. तो सपोज आपने उसके अंदर एक जीन डाला जो एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, मतलब वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को टॉलरेट कर जाएगा। अगर उस इकोलाई में आप एक प्लाज्मिड डालते हो जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो वो इकोलाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, वो नहीं मरेगा एम्पिसिलिन से। सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन का आप डालते हो तो टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट कर जाएगा। नाउ द थिंग इज दिस दैट आई जस्ट गेट बैक टू द प्रीवियस स्लाइड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप पीबीआर 322 का देखिए, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है AMPR या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है TTR, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो PST1 PVU1 इनका रेस्ट्रिक्शन साइट है ना। सपोज वी आर कटिंग दिस वेक्टर बाय PST1, आप यहाँ से इसको काट दे रहे हो। सो व्हेन यू आर कटिंग इट आउट एंड यू आर इंसर्टिंग ए फॉरेन जीन, तो ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट? तो ये अगर यहाँ से आप काट देते हो और कोई फॉरेन जीन इसमें ऐड कर देते हो तो एम्पिसिलिन जीन भी कट जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी कट जाएगा और वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, so when you are inserting a foreign DNA into a plasmid vector, its ampicillin resistant gene or the selectable marker gene will be cut and it becomes inactive. तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अभी अगर आपका फॉरेन जीन यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कट गया। अब इस प्लाज्मिड को आप अगर बैक्टीरिया में डालोगे और उसको एम्पिसिलिन से एक्सपोज करोगे, ये मर जाएगा, दिस विल डाई, बिकॉज इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो कट गया है, तो इट्स नॉट फंक्शनल एनीमोर, इट विल डाई। बट अगर आपका रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, अगर यहाँ पे फॉरेन डीएनए कोई ऐड नहीं हुआ है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जैसा का वैसा है। नाउ व्हेन यू पुट दिस प्लाज्मिड इनटू ए बैक्टीरिया एंड यू पुट द बैक्टीरिया इन एम्पिसिलिन मीडियम, तो द बैक्टीरिया विल सर्वाइव। तो इससे पता चलता है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। When you insert a foreign DNA into a selectable marker, the selectable marker gene is disrupted and becomes dysfunctional, inactivated. And if insertion has taken place, अगर recombination हुआ है तो वो inactive हो जाएगा, उससे पता चलेगा कि उसमें recombination हुआ है। अगर वो नहीं करेगा, if it is not inserted, the recombinant DNA is not inserted, then ampicillin resistant gene or the selectable marker gene will be as it is and the resistance will still be there. तो उससे आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन क्लोनिंग साइट्स। तो उसके पहले हमने पीबीआर 322 में देखा बहुत सारे क्लोनिंग साइट्स हैं। ना दीज आर दी पॉइंट्स जहां पे आप डीएनए को काटोगे, यू विल कट दैट स्पेसिफिक वेक्टर एंड देयर यू विल इंसर्ट योर फॉरेन डीएनए। जितना ज्यादा क्लोनिंग साइट होगा उसमें उतना ज्यादा डीएनए आप उसमें ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड दैट मेनी डीएनएज इनटू दैट। तो जितना क्लोनिंग साइट होगा उतना फॉरेन डीएनए हम लोग डाल सकते हैं। तो क्लोनिंग साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टू लिंक द फॉरेन डीएनए टू द वेक्टर रिक्वायर्स वेरी फ्यू और मोस्टली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। More than one restriction sites within the vector can complicate gene cloning as it will generate several fragments. तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि अगर ज्यादा आप लोग क्लोनिंग साइट उसमें डाल दिए हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत जगह पे कट जाएगा आपका फॉरेन डीएनए।
and sorry, आपका cloning vector, and it might cause complications. Ligation of foreign DNA can be carried out at restriction sites present on one of the two antibiotic resistant genes, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जिसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोला जाता है. Now this is your cloning sites present in PBR 322. EcoR1 का साइट यहाँ पे है, PVU1 का यहाँ पे है, PST1 का ये वाला है, CLA1 here, HIN3 here, BAMH1 here, SAL1 here, and so on. So these are the different kinds of cloning sites that are present here, right? The next factor is vectors for cloning into plants and animals. Animals और plants में हम लोग अपना vector insert करने के लिए different other techniques use करते हैं. There should be a property. ये cloning vector का एक property होना चाहिए कि वो अलग-अलग type के आपके organisms के अंदर अपना vector DNA insert कर सकते हो, उसको express कर सकते हैं. The thing is कि हर जगह पे अलग-अलग हमें vectors use करना पड़ता है. Now for delivering the genes to a एनिमल सेल यू विल नीड रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस का जो डीएनए होता है उसको हम लोग वेक्टर की तरह यूज करके हम उसको एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो यू कैन यूज रेट्रोवायरस वेक्टर टू इंसर्ट द फॉरेन डीएनए इनटू एनिमल सेल. सिमिलरली अगर आप प्लांट सेल के लिए कर रहे हो यू कैन यूज टीआई प्लाज्मिड. टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया में मिलता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस. Now what actually happens is ये जो Agrobacterium tumeficans है इसका ये TI plasmid it causes tumor in the infecting plants. जिस प्लांट को वो इन्फेक्ट करेगा उसमें वो एक ट्यूमर कॉज करता है, तो इसीलिए इस प्लाज्मिड का नाम पड़ गया ट्यूमर इंड्यूसिंग. एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेनेवर दिस बैक्टीरिया इज इन्फेक्टिंग एनी प्लांट सेल इट विल इंट्रोड्यूस इट्स ओन प्लाज्मिड इनटू द प्लांट सेल. अपना खुद का प्लाज्मिड वो प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर लेता है. तो इस चीज का हम लोग फायदा उठा सकते हैं. तो अगर ये टीआई प्लाज्मिड हम लोग एग्रोबैक्टीरियम से निकालते हैं और इसके अंदर हम अपना डिजायर्ड डीएनए ऐड कर लेते हैं और एग्रोबैक्टीरियम को अलाउ करते हैं टू इन्फेक्ट द प्लांट, then the gene that we have put into the TI plasmid will be transferred to the plant. तो प्लांट्स के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, इसको बोला जाता है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर. रेट्रोवायरस वेक्टर यूज किया जाता है एनिमल सेल के लिए और टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया जाता है टू ट्रांसफर इट टू द प्लांट सेल. नाउ दिस इज हाउ इट हैपेंस. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द प्रोसेस. ये जो प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का ये होता है टीआई प्लाज्मिड. नाउ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्पेसिफिक डीएनए है उसको ऐड कर दिए. नाउ ऐड करने के बाद इसको हम लोग फिर इंट्रोड्यूस कर दिए इनटू द बैक्टीरिया दैट इज एग्रोबैक्टीरियम. दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड. हमने अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया इसमें, तो अभी ये रिकॉम्बिनेंट हो गया. यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फॉरेन सेगमेंट है. अब इसको फिर से इंट्रोड्यूस करो इनटू द बैक्टीरिया व्हिच इज एग्रोबैक्टीरियम. नाउ अलाउ दिस बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट द प्लांट. तो जैसे वो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा इसका जो जीन है वो ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द प्लांट सेल. दैट इज कॉल्ड एज एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर. So students, this is about the cloning vectors, and in the next class we'll move on to the next one, that is a competent host. Thank you everyone.